आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जेटेट के पेपर 2 का अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो पेपर 2 सोशल साइंस में आपका एक टॉपिक है इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और उसी टॉपिक के अंदर ये आपका एक सब टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, क्योंकि इन सारे टॉपिक से आपको बहुत सारे वन लाइनर क्वेश्चंस मिलेंगे जो बार बार जो है सोशल साइंस के पेपर में पूछा जाता है। तो टॉपिक हम लोग आज क्या देखेंगे, गवर्नर जनरल एंड वाइसराय का जो कार्यकाल रहा उसके टाइम क्या क्या इम्पोर्टेंट काम किया गया इंडिया में, जो कि आपका परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इंडिया में जो आपका अंग्रेजी राज है वो दो रेजिमे में चला है। एक रेजिमे था ईस्ट इंडिया कंपनी का, जिसे हम लोग किस नाम से जानते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी का रेजिमे। और 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बाद रेजिमे चेंज हो गया था और राज किसके द्वारा किया गया था, तो क्वीन ऑफ द इंग्लैंड यानी कि इंग्लैंड के राजा के द्वारा राज किया गया था, इंग्लैंड के क्राउन के द्वारा। तो 1857 के बाद जो राज था वो था क्राउन राज, उसे हम लोग किस नाम से जानते थे, क्राउन राज। और 1857 के पहले का जो राज था उसे हम लोग जानते थे कंपनी राज के नाम से। तो कंपनी राज में भी आपका जो गवर्नर जनरल अपॉइंटमेंट होता था वो होता था आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होता था किसका, ये कंपनी का होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो 1773 से लेकर के 1833 तक क्या कहलाता था इस पोस्ट का, उस पोस्ट का नाम था गवर्नर जनरल ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम। और फिर 1833 से लेकर के 1858 तक जो नाम दिया गया इस पोस्ट का उसको बोला गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से। और ये कब से कब तक था, 1833 से लेकर के 1858 तक। कंटेंट आपका बाइलिंगुअल है, ये वाला कंटेंट खाली इंग्लिश में है। और फिर 1858 में यानी कि 1857 के रिवोल्ट के बाद जब शासन किसके पास आ गया, क्राउन के पास आ गया, ब्रिटिश क्राउन के पास आ गया, तब इस पोस्ट का नाम क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल एंड वाइसराय ऑफ इंडिया। 1858 से 1947 तक यही नाम से चला है। तो चलिए हम लोग एक एक करके हम लोग सारे को डिस्कस करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल और वाइसराय का कार्यकाल देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार पूछा जाता है। इसमें से सबसे पहला है आपका वारेन हेस्टिंग्स का नाम। वारेन हेस्टिंग्स का जो टाइमलाइन आपको याद रखना है 1773 से लेकर के 1785 तक। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भारत के पहले गवर्नर जनरल है और बार बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में भी ये पूछा गया है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल यानी जीजी, आप इस टाइप से याद रख सकते हैं। तो भारत का पहला जीजी कौन था, वारेन हेस्टिंग्स भारत का पहला जीजी था। और इसको नियुक्त जो किया गया था किस एक्ट के तहत किया गया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत इसका नियुक्ति किया गया था। साथ ही साथ बंगाल में जो स्थायी राजस्व व्यवस्था का जो सिस्टम है इसका शुरुआत भी किसके द्वारा किया गया था, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। इनके टाइम में एक वार हुआ था जिसे हम लोग रोहिल्ला के युद्ध के नाम से जानते हैं। और फिर पिट्स इंडिया एक्ट जो कि आया था 1784, इसी के टाइमलाइन में आया था। और 1781 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी वारेन हेस्टिंग्स के टाइमलाइन में हुआ था। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, 1781 में कलकत्ता में ये हुई थी आपका। तो यहाँ से वारेन हेस्टिंग्स से रिलेटेड ये 4-5 फैक्ट है जो आपको याद रखना है। और ये बहुत ही आसान सा फैक्ट है, इसको आप एक दो बार रिवीजन करेंगे नोट्स के माध्यम से तो आप आसानी से याद रख सकते हैं। कोई जीके का कोई भी सब्जेक्ट हो आपको रिवीजन करना ही होगा, सिर्फ एक बार पढ़ने से नहीं होगा। सेकंड इम्पोर्टेंट हम लोग जीजी की बात करेंगे तो वो है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो टाइमलाइन है वो आपका है 1786 से लेकर के 1793 तक का टाइमलाइन है। और इसने क्या किया था, इस परमानेंट सेटलमेंट यानी कि स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। और स्थायी बंदोबस्त के तहत ही जमींदारी व्यवस्था क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। तो हम लोग जानते हैं कि एक टाइम में भारत में जमींदारों के राज चलता था। जमींदार काफ़ी प्रभावफुल यानी इफेक्टफुल व्यक्ति हुआ करता था समाज में, जिसका कंट्रोल होता था किसानों के ऊपर, किसानों से टैक्स वसूलता था। तो ये जमींदारी व्यवस्था किस व्यवस्था के तहत आया था, तो स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था। और स्थायी बंदोबस्त के साथ ही जमींदारों की उदय हुई थी। और इसका टाइमलाइन क्या है, 1786 से लेकर के 1793। साथ ही साथ इसने क्या किया था, प्रशासनिक सुधार और पुलिस व्यवस्था की स्थापना किया था।
साथ ही आपका न्यायिक सुधार, सिविल सेवा में सुधार के लिए कदम उठाए और टीपू सुल्तान के साथ इनका युद्ध हुआ था। तो उतना ही फैक्ट आपको बताया जा रहा है जो जेटेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चंस आपका पूछा जाएगा 6 से लेकर के 12 तक का किताब से, तो बाहर का चीज़ों को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो लॉर्ड वेल्जली का टाइमलाइन है। तो लॉर्ड वेल्जली से रिलेटेड आपको ये पॉइंट याद रखना है कि सहायक संधि का स्टार्ट किसने किया था? लॉर्ड वेल्जली ने किया था। और मैसूर के चौथे युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हुई थी। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि टीपू सुल्तान को किसने हराया था? तो टीपू सुल्तान को लॉर्ड वेल्जली ने हराया था। मराठों के खिलाफ युद्ध हुआ था और पराजय हुई थी। किसका? मराठों का पराजय हो गई थी। और लॉर्ड वेल्जली के टाइम क्या हुआ था? ब्रिटिश साम्राज्य का एक्सपेंशन हुआ था, एक्सपेंड हुआ था, विस्तार हुआ था। तो यहाँ तक ये लॉर्ड वेल्जली से रिलेटेड ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। फिर अगर हम लोग बात करें लॉर्ड हेस्टिंग्स का, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स से रिलेटेड उतना इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, बाकी इसको आप देख सकते हैं। बाकी हम लोग बात करेंगे विलियम बेंटिंक के बारे में, क्योंकि यहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि विलियम बेंटिंक का जो टाइमलाइन है वो टाइमलाइन क्या है आपका? वो या 1828 से लेकर के 1835 तक का टाइमलाइन है और भारतीय समाज सुधार के लिए प्रसिद्ध है। जैसे कि सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? ये हिस्ट्री का एक बहुत ही मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, यानी मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि सती प्रथा का जो उन्मूलन है वो कब हुई थी? 1829 में हुई थी और ये किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक की टाइमलाइन में। और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? राजा राम मोहन रॉय का योगदान है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि राजा राम मोहन रॉय के प्रयास से ही सती प्रथा पर बैन हुआ था या उन्मूलन का जो स्टेप है वो लिया गया था। और ये है लॉर्ड विलियम बेंटिंक की टाइमलाइन में। और इंडिया की ओर से आपको किनका नाम याद रखना है? राजा राम मोहन रॉय का नाम याद रखना है। 1829 अंग्रेजों को प्रशासन और शिक्षा को माध्यम बनाया, यानी कि इंग्लिश को क्या बनाया? एडमिनिस्ट्रेटिव और एजुकेशन का लैंग्वेज मीडियम बनाया। ठगी प्रथा का अंत किया और चार्टर एक्ट 1833 लागू किया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक से संबंधित ये दो पॉइंट, जो कि ये पहला पॉइंट है सती प्रथा का उन्मूलन और भारतीय समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है इनको, इसके लिए प्रसिद्ध है। ये दो पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और लॉर्ड डलहौजी के बारे में बात करेंगे। डलहौजी का जो टाइमलाइन है वो 1848 से लेकर के 1856 है। और डलहौजी के टाइम में ही पहला रेलवे लाइन जो कि 1853 में स्टार्ट हुआ था, कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से लेकर के ठाणे तक। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में पहला रेलवे कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हुआ था। तो भारत में पहला रेलवे जो है 1853 में मुंबई से लेकर के ठाणे तक चली थी। और टाइमलाइन किसका था उस टाइम? जीजी कौन था? और लॉर्ड डलहौजी था। और यहाँ पर आप देखेंगे तो जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जो विलय की नीति है, यानी कि अगर ओरिजिनल हायर नहीं है, जैसे कोई राजा है, कोई किंग है, उसका अपना बेटा नहीं है और वो दत्तक पुत्र लेता है, मतलब किसी को अडॉप्ट करता है, तो फिर उसका जो किंगडम है वो किस में विलय हो जाएगा? अंग्रेजों के शासन में विलय हो जाएगा। अंग्रेजों के द्वारा उसको हड़प लिया जाएगा। इसी को कहते हैं विलय की नीति। क्या कहते हैं? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का उपयोग कर विभिन्न राज्यों का ब्रिटिश साम्राज्य में क्या कर लिया? विलय कर लिया। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। तो विलय नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को स्टार्ट करने वाला कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। साथ ही साथ प्रथम रेलवे लाइन की शुरुआत भी किसके टाइमलाइन में हुआ था? तो प्रथम रेलवे लाइन की शुरुआत भी आपका किसके टाइमलाइन में हुआ था? यह लॉर्ड डलहौजी के टाइमलाइन में ही हुआ था। प्रथम टेलीग्राफ लाइन की स्थापना, डाक व्यवस्था में सुधार और भारतीय सिविल सेवा में सुधार, ये सारे काम किया गया था लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है डलहौजी वाला, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, तो आप इसको याद रखिएगा। और सेशन अच्छा लग रहा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर आप जेटेट का बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो जेटेट का नोट्स और टेस्ट सीरीज के लिए आप एग्जामिनर एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं। वहाँ पर सारे जो चीज़ें हैं जो जेटेट के एग्ज़ाम को बेहतर तैयारी के लिए वो अवेलेबल है आपके पास। फिर आता है आपका लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ पर ये भारत का पहला क्या गवर्नर जनरल है? क्या भारत का पहला गवर्नर जनरल? 1857 की क्रांति के दौरान जो है ये क्या थे? गवर्नर जनरल थे। अभी आएंगे उसमें। ये पहला वायसराय थे। कौन थे? पहला वायसराय थे। पहले हम क्या बताए कि आज़ादी से पहले जो ये चुना जाता था वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से चुना जाता था। जैसे ही 1857 जो आया, यानी रिवोल्ट हुआ, 1857 का जो विद्रोह हुआ, उसके बाद जो है शासन किसके पास चला गया? क्राउन के पास चला गया। और क्राउन जो है इस पोस्ट का नाम चेंज करके
क्या कर दिया, वायसराय कर दिया। तो भारत का पहला वायसराय कौन बना, लॉर्ड कैनिंग बना। तो इसको आप याद कैसे रखिएगा, जैसे लॉर्ड कैनिंग में क्या है, कैनिंग है, तो इंग्लैंड का महारानी पूछी कि कौन बनेगा भारत का वायसराय, तो लॉर्ड कैनिंग बोला आई कैन, हम बन सकते हैं, तो वहीं से आया लॉर्ड कैनिंग। तो ये भारत का पहला वायसराय बने, कौन बने, लॉर्ड कैनिंग बने। और इन्हीं के टाइम में क्या हुआ था, रेवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था, और साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है उसको अंत कर दिया गया, और एक अधिनियम आया जिसे हम लोग कहते हैं भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, और इसके तहत क्या हुआ, ब्रिटिश ताज के अधीन भारत को कर दिया गया। पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया 1858 में। तो ये सब पूछा जाता है एग्जाम में, बार बार पूछा जाता है कि भारत का पहला वायसराय का नाम क्या है, कब भारत में ब्रिटिश ताज स्टार्ट हुआ, तो आपको याद रखना ये है सारे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हुआ इसके बाद, 1857 के वार के बाद, तो इसके बाद क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ और सिर्फ क्या कर दिया गया, व्यापारिक यानी कि सिर्फ और सिर्फ ट्रेड रिलेटेड कामों के लिए इंडिया में छूट दिया गया कि अब आप तुम सिर्फ ट्रेड करो, एडमिनिस्ट्रेशन मत देखो। एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास चला गया, क्राउन के पास चला गया। बट 1857 के वार से पहले ट्रेड प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ये सारा काम कौन देखता था, कंपनी देखता था। कंपनी का नाम क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किसने किया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो है वो ब्रिटिश का जो प्रिवी काउंसिल होता था उस टाइम का, ब्रिटेन का जो राजा था उसी के द्वारा किया गया था। एलिजाबेथ वन जो छूट दिया था, इन सारे कहानी को आप पहले भी पढ़े होंगे। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे लॉर्ड मेयो के बारे में। अब किसके बारे में, लॉर्ड मेयो के बारे में। तो लॉर्ड मेयो का जो टाइमलाइन है वो 1869 से लेकर के 1872 का टाइमलाइन है। और इसने क्या किया था, भारत में केंद्रीय वित्त विभाग का स्थापना किया था। और जो सेलुलर जेल है जो कुख्यात रहा किसके लिए, बहुत ही ज़्यादा दर्द वगैरह दिया जाता था, दर्द वगैरह दिया जाता था जो क्रांतिकारी होते थे उन लोगों को। तो ये बहुत ही डेंजर जेल था एक। तो यहाँ पर लिखा हुआ राजनीतिक अपराधी, बट ये क्रांतिकारी होना चाहिए क्योंकि उन लोग अपराधी नहीं थे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्रांतिकारियों के लिए सेलुलर जेल की स्थापना किया था। साथ ही साथ मेयो कॉलेज की स्थापना किया था जो राजपूतना के शाही परिवारों के बच्चों के लिए हुई थी। और इसकी हत्या कब कर दिया गया था, 1872 में इसकी हत्या कर दी गई थी। यहाँ से 2 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको याद रखना है तो आप रख सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट आ गया लॉर्ड लिटन का। लॉर्ड लिटन से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो लॉर्ड लिटन से आपको क्या क्या पॉइंट यहाँ पर याद रखना। तो पहला चीज़ आपको याद रखना लॉर्ड लिटन से संबंधित कि इसने क्या किया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या पारित किया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पारित किया था। और जेपीएससी में हाल ही में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको यहाँ याद रखना है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था। ये एक एक्ट था जिसके माध्यम से जो प्रेस होती थी इसकी जो अपना इंडिपेंडेंसी था उसको कंट्रोल कर दिया गया। यानी कोई भी चीज़ पब्लिश करने से पहले किसको दिखाना होगा, आपको ब्रिटिश शासन को दिखाना होगा। ब्रिटिश शासन को अगर ठीक लगा तो वो पब्लिश होगा, वो ब्रिटिश शासन को अगर वो चीज़ ठीक नहीं लगेगा तो वो क्या होगा, आपका पब्लिश नहीं होगा। तो यही है आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये बार बार पूछा जाता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था, तो 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। और इसका मेन उद्देश्य था प्रेस का इंडिपेंडेंसी को कंट्रोल करना। साथ ही साथ इन्हीं के टाइम में शाही दरबार में महारानी विक्टोरिया को भारत की क्वीन घोषित किया गया। और द्वितीय अफगान युद्ध हुआ और महंगाई और अकाल से निपटने में असफलता के कारण आलोचना का सामना करना पड़ा। जो अकाल आया था 1876 से लेकर के 78 में, उस टाइम बढ़िया से डील नहीं कर पाया। बट यहाँ से इम्पोर्टेंट 2 चीज़ है, एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके टाइम आया था, और ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है क्या। ये क्वेश्चन आपका हाल ही में जेपीएससी का अभी जो एग्ज़ाम हुआ उसमें पूछा गया था, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लॉर्ड रिपन के बारे में। तो लॉर्ड रिपन से संबंधित पहला ही क्वेश्चन याद रखना है आपको कि लोकल सेल्फ गवर्नेंस का फादर या जो न्यू है वो किसने रखा था, लॉर्ड रिपन ने रखा था। और इसने क्या किया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया गया था। साथ ही साथ इल्बर्ट विल विवाद जो भारतीय जजों को यूरोपीय अपराधियों पर मुकदमा चलाने का अधिकार देता था, यानी एक बिल आया था जिसका नाम था इल्बर्ट विल। और इल्बर्ट विल क्या कहता था कि जो इंडियन जजेज होगा वो क्या करेगा, जो यूरोपियन अपराध होगा, जो अंग्रेजी अपराधी होगा उस पर क्या चला सकता है, मुकदमा चला सकता है, इसका अधिकार दिया था। लेकिन यूरोपियंस के द्वारा यानी कि अंग्रेजों के द्वारा इसका काफ़ी विरोध किया गया और फिर इस बिल को क्या कर लिया गया, वापस ले लिया गया। तो इल्बर्ट विल कब आया था, 1883 में आया था। और क्या था इल्बर्ट विल विवाद, ये आपको समझ में आया यहाँ पर। फिर एक आयोग है जिसके बारे में पूछा जाता है, तो हंटर आयोग।
आप नाम याद रखिएगा कि हंटर आयोग की स्थापना किया गया था शिक्षा में सुधार के लिए, और कब किया गया था 1882। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जेटेट का एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है कि हंटर आयोग की स्थापना किसने किया था। तो हंटर आयोग जो है लॉर्ड रिपन के टाइम आया था, और ये किस चीज़ से संबंधित था, तो ये शिक्षा में सुधार से संबंधित था। कब आया था? 1882 में आया था। साथ ही साथ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द हुआ था, और स्थानीय स्वशासन का जनक, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो फादर है वो किसे जाना जाता है? लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। तो इतना पॉइंट आपको यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। फिर हम लोग बात करेंगे लॉर्ड कर्जन के बारे में। इन्हीं के टाइम में बंगाल विभाजन हुआ था। तो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। इसकी जो घोषणा है वो पहले ही कर दिया गया था। और इसी के टाइम में जो विश्वविद्यालय आयोग है, यूनिवर्सिटी कमीशन की स्थापना, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को क्या किया था? पुनर्जीवित किया गया था। और कृषि के विकास के लिए एक आयोग की स्थापना किया था जिसे हम लोग फेमिन आयोग के नाम से जानते हैं। तो लॉर्ड कर्जन से संबंधित 4-5 पॉइंट कि फेमिन आयोग की स्थापना क्या था। फेमिन आयोग जो है ये किस चीज़ से जुड़ा हुआ था? तो ये कृषि के विकास से संबंधित था। साथ ही साथ विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना और बंगाल का विभाजन तो आपको याद रखना ही रखना है। फिर हम लोग बात करेंगे लॉर्ड मिंटो सेकंड के बारे में। लॉर्ड मिंटो का जो टाइमलाइन है 1905 से 1910 तक, और 1909 में जो है मॉर्ले मिंटो सुधार आया था। और इस सुधार में क्या हुआ था कि विधानसभाओं में भारतीयों का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो बड़ा था, और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत भी लॉर्ड मिंटो के टाइमलाइन में ही हुआ था। ये क्या है कि धर्म के आधार पर जो है बांटा गया था एरिया को, कि इस एरिया में ये मुस्लिम लोग रिप्रेजेंट कर सकता है, इस एरिया में हिंदू लोग रिप्रेजेंट कर सकता है। तो जो सांप्रदायिक जो अलग अलग करने की प्रक्रिया है वो अंग्रेजों के द्वारा इस बार बहुत ही हाई फाई लेवल पर किया गया था, और ये किया गया था लॉर्ड मिंटो टू के टाइमलाइन में। फिर हम लोग बात करेंगे लॉर्ड हार्डिंग टू के बारे में। तो लॉर्ड हार्डिंग टू का टाइमलाइन जो है 1910 से लेकर के 1916 है। दिल्ली दरबार की आयोजन 1911 में हुआ था, जहां पर दिल्ली को जो है भारत की नई राजधानी घोषित किया गया, और बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत की भागीदारी इसमें सुनिश्चित किया गया कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होगा उसमें भारतीय भी क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। और पहला वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ था? तो 1914 से लेकर के 1918 तक के बीच में पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था। अगर हम लोग सेकंड की बात करेंगे, वर्ल्ड वॉर अगर हम लोग सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड कब से कब तक हुआ था? तो सेकंड आपका हुआ था 1939 से लेकर के 1945 के बीच में सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था आपका। तो दिल्ली को भारत की नई राजधानी घोषित किया गया था दिल्ली दरबार में। अब हम लोग बात करेंगे चेम्सफोर्ड के बारे में। चेम्सफोर्ड का जो टाइमलाइन था 1916 से लेकर के 1921 था। इसने क्या किया था? डायरेकी की शुरुआत किया था, दैध शासन की शुरुआत किया था, जिसे हम लोग मेंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। और जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी के टाइमलाइन में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। साथ ही साथ खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन की जो स्टार्टिंग है वो इन्हीं के टाइमलाइन में स्टार्ट हो गया था। अगर हम लोग बात करें लॉर्ड इरविन के बारे में, तो लॉर्ड इरविन समझौता, पहला समझौता हुआ था 1931 में। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सबने अवज्ञा आंदोलन हो गया। साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था? 1928 में हुआ था। साइमन कमीशन बना कब था? तो 1927 में साइमन कमीशन का फॉर्मेशन हुआ था। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा यहाँ से रिलेटेड। अगर हम लोग बात करें लॉर्ड विलिंगडन के बारे में, तो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। सेकेंड गोलमेज, टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें से जो सेकंड वाला है 1931 वाला, इसमें गांधी जी पार्टिसिपेट किए थे, उसके बाद किसी में भी नहीं किए थे। तो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी पार्टिसिपेट किए थे। तो गांधी जी जो है आपका सेकंड गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए थे। और 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो पारित हो गया था। वो उस टाइम वायसराय कौन था? आपका लॉर्ड विलिंगडन वायसराय था आपका। फिर आपका वायसराय का नाम आ गया लॉर्ड लिथगो। तो लॉर्ड लिथगो की अगर हम लोग बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत की भागीदारी सुनिश्चित किया था। क्रिप्स मिशन, ये पूछा जाता है एग्जाम में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में आया था। और भारत छोड़ो आंदोलन भी कब स्टार्ट हुआ था? 1942 में आया था। तो ये 2 पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक क्रिप्स मिशन, इसका डेट आप याद रखिएगा 1942, और दूसरा आपका भारत छोड़ो आंदोलन जो कि है आपका 1942। फिर अगर हम लोग बात करें लॉर्ड वावेल का, तो शिमला सम्मेलन हुआ था 1945 में। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में राजनीतिक सुधार की प्रयास किया गया था, और अंतरिम सरकार की स्थापना भी इन्हीं के टाइमलाइन में
हुआ था। फिर हम लोग जानते हैं कि भारत को आज़ादी मिल गया था। तो भारत के अंतिम वायसराय का कौन हुआ? आपका लॉर्ड माउंटबेटन हुआ अंतिम वायसराय। लॉर्ड माउंटबेटन अंग्रेज, अंतिम अंग्रेज वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन हुआ। भारत का विभाजन हो गया 15 अगस्त 1947 को। दो राष्ट्र बना, एक आपका पाकिस्तान बना, एक अपना इंडिया बना। और रियासतों को जो है विलय कर दिया गया। आप जानते हैं कि एक पूरा प्रोसेस था जिसमें रियासत भी शामिल था। वो रियासत को ये छूट दिया गया था, या तो वो इंडिया में शामिल हो सकता है, या तो वो पाकिस्तान में शामिल हो सकता है, या वो खुद जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र बन सकता है। तो रियासत के सामने तीन ऑप्शन था, बट मैक्सिमम रियासत इंडिया के अंदर ही था, तो इंडिया में शामिल हुए। जो पाकिस्तान वाला एरिया में था वो पाकिस्तान में शामिल हुआ। कोई भी रियासत जो है अलग राष्ट्र के रूप में नहीं खड़ा हुआ, कुछ रियासत छोड़ करके। जैसे हैदराबाद का रियासत था, हैदराबाद का निज़ाम खुद अपने आप को राज कर रहे थे। फिर बाद में बहुत सारे प्रोसेस के माध्यम से इन सबको भारत में मिला लिया गया। तो अगर हम लोग निष्कर्ष की बात करें तो गवर्नर जनरल और वायसराय का जो कार्यकाल है भारत का जो औपनिवेशिक इतिहास में कोई महत्वपूर्ण घटनाओं और नीतियों से जुड़ा हुआ है। उनके कार्यकाल में किए गए सुधार, युद्ध और आंदोलनों ने आधुनिक भारत के निर्माण में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। तो यहाँ से आपको आज काफ़ी कुछ जानने को मिला। यस, इस सेशन से आप उम्मीद कर सकते हैं कि 2-3 क्वेश्चंस आपका आसानी से फंस सकता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये गवर्नर जनरल का नाम ही नहीं है, उनके टाइम में क्या क्या इंपॉर्टेंट काम हुआ उन सारे से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो इस सेशन को आप 2 बार 3 बार देख लीजिएगा। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो एप्लीकेशन में जा करके कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में कोर्स आपको अब देखने को मिलेगा। तो एक बार एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहाँ कोर्स वगैरह को देखिए, फिर अपना तैयारी को और बेहतर कीजिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।